विश्व दिव्यांग दिवस के अवसर पर योगी सरकार आज दिव्यांगजनों को सम्मानित करेगी। सुबह 11 बजे लोक भवन में दिव्यांगजनों को राज्य स्तरीय सम्मान से सम्मानित किया जाएगा। सीएम योगी कार्यक्रम के मुख्य अतिथि होंगे। कार्यक्रम का उद्देश्य दिव्यांगजनों के सशक्तिकरण को प्रोत्साहित करना और उनके योगदान को मान्यता देना है। आपको बता दें, पुनर्वास सेवाओं के लिए वाराणसी को सर्वश्रेष्ठ जिला चुना गया है। बीजेपी में संगठनात्मक चुनावों को लेकर लगातार बैठकों का दौर जारी है। लखनऊ में यूपी बीजेपी के तमाम पार्टी के पदाधिकारियों और अधिकारियों के साथ मीटिंग हो रही है। बीजेपी का दावा है कि अगले साल तक पूरे संगठन में बड़ा बदलाव दिखाई देगा। पार्टी चाहती है कि चुनाव साफ सुथरे और पारदर्शी तरीके से हो। वहीं यूपी बीजेपी अध्यक्ष और डिप्टी सीएम ने एक बार फिर से एसपी पर हमला बोला। एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। लखनऊ में बीजेपी संगठन के चुनाव को लेकर अहम बैठक हुई। राष्ट्रीय महामंत्री विनोद तावड़े की अध्यक्षता में हुई बैठक में बीजेपी के कई दिग्गज नेता मौजूद रहे। बीजेपी ने संगठन चुनाव को लेकर 3 जिलों में एक ऑब्जर्वर तैनात किए हैं। वहीं हर जिले में चुनाव अधिकारी तैनात किए गए हैं। बीजेपी संगठन की चुनाव प्रक्रिया पारदर्शी रखी जाएगी। पारदर्शी प्रक्रिया के लिए बीजेपी ने विशेष रणनीति बनाई है। चुनाव अधिकारी से लेकर पर्यवेक्षक तैनात किए जाएंगे। बीजेपी संदेश देना चाहती है कि चुनाव प्रक्रिया साफ सुथरी हो। भारतीय जनता पार्टी लोकतांत्रिक व्यवस्था में विश्वास रखती और हम पूरी प्रक्रिया को माननीय निर्वाचन आयोग के सामने प्रस्तुत करते हैं और उसके बाद जो परिणाम आता है उस परिणाम से भी उनको अवगत कराते हैं। बाकी कोई भी दल राजनीतिक जो करते हैं, राजनीतिक दल निर्वाचन आयोग को ना तो अपना कोई प्रोग्राम जारी करते हैं, ना प्रोग्राम बताते हैं कि किस तरीके से वहां पर वो निर्वाचन की प्रक्रिया संगठनात्मक करते हैं, क्या अपनाते हैं, कुछ भी नहीं बताते। सीधे नियुक्तियां करते हैं। वहां पर प्रदेश अध्यक्ष और राष्ट्रीय अध्यक्ष बैठते हैं। एक दिन में सूची उनकी जारी हो जाती है। मीटिंग के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस कर भूपेंद्र चौधरी ने कांग्रेस और समाजवादी पार्टी पर करारा हमला बोला। भूपेंद्र चौधरी ने कहा कि विपक्ष के लोग पहले आग लगाते हैं, फिर उसके भड़काने का काम करते हैं। संभल में जो हालात बने उसके लिए विपक्ष के नेता जिम्मेदार हैं। चुनाव हारने के बाद इन्होंने भड़काने का काम किया। इस प्रकार के दंगे कराने के पीछे इन लोगों की सोच है। सरकार ने पूरी तत्परता से कार्रवाई करते हुए इस पर आगे बढ़े हैं। आज संभल का माहौल शांत है। इनका एजेंडा लोगों को भड़काना है, लोगों को उपद्रव के लिए उकसाना है और यही चरित्र समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पार्टी का है। ये लोग केवल राजनीतिक पर्यटन के लिए, मीडिया में सुर्खी बनने के लिए इस प्रकार का आडंबर कर रहे हैं। प्रदेश और देश की जनता इनके चरित्र को सब जानती है। मेरठ पहुंचे डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य का कहना है कि 100 में से 60% वोट हमारा है, 40% में बंटवारा है, उसमें भी हमारा है। चुनाव में जीते तो ईवीएम सही, हारे तो ईवीएम गलत। समाजवादी पार्टी न घर की है न घाट की है, न वो हिंदुओं की है न मुसलमानों की है, न अगड़ी जाति की है न पिछड़ी जाति की है न अनुसूचित जाति की है। और ये समाजवादी पार्टी गुंडों, अपराधियों, माफियाओं, दंगाइयों की पार्टी है और उस पार्टी का यूपी में कोई स्थान नहीं, कोई भविष्य। भारतीय जनता पार्टी के लिए 100 में से 60% वोट हमारा है, 40% में बंटवारा है। बंटवारे में भी हमारा है क्योंकि हमने सबका साथ सबका विकास किया है। हमें सबका वोट मिल रहा है और हमारा वोट लगातार बढ़ रहा है। बीजेपी संगठन में जनवरी तक बड़े बदलाव होने हैं। बूथ अध्यक्ष से लेकर प्रदेश अध्यक्ष तक सभी में बदलाव नजर आएंगे। ऐसे में संगठन लेवल पर होने वाले चुनाव को लेकर बीजेपी चाहती है कि इसे पारदर्शी बनाया जाए ताकि कोई विवाद की स्थिति न बने। इसी कड़ी में लखनऊ में लगातार मीटिंग का दौर जारी है। न्यूज़ 18 के लिए ब्यूरो रिपोर्ट। न्यूज़ 18 के अमृत रत्न कार्यक्रम के दौरान पूर्व केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने अमेठी को लेकर बात की और राहुल गांधी पर निशाना साधा। स्मृति ईरानी ने कहा कि राहुल को पता था कि वो अमेठी से जीत नहीं पाएंगे और हार के डर से केएल शर्मा को चुनाव लड़ाया। अच्छा, एक बात बताइए, एक सवाल मेरे बार बार मन में था, राहुल गांधी, आपको क्या लगता है राहुल गांधी खुद क्यों नहीं अमेठी से लड़े और उन्होंने
केएल शर्मा को उतार दिया मैदान में। जीतने की उनकी गुंजाइश होती तो निश्चित रूप से परिवार से कोई लड़ता। उनको भी पता था कि उनके जीतने के आसार नहीं है। उनके आसार नहीं है तो उन्होंने उनको लड़ाया। मैंने कहा ना, परिवार में किसी के भी जीतने के आसार होते तो कोई वहां पर बंदिश नहीं थी कि वो ना लड़ते। जीतने के आसार नहीं थे उनके, ये उनको भी पता, हमको भी पता है। गोधरा कांड पर बनी फिल्म की तारीफ करने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोमवार को संसद के बाल योगी ऑडिटोरियम में द साबरमती रिपोर्ट फिल्म देखी। पीएम मोदी के साथ तमाम कैबिनेट के मिनिस्टर्स भी यहां पर मौजूद रहे और इस मौके पर उनके साथ फिल्म की स्टार कास्ट भी मौजूद थी। फिल्म को देखने के बाद पीएम मोदी ने सोशल मीडिया पर कई फोटोज शेयर किए। कैप्शन में लिखा, सभी मंत्रियों के साथ द साबरमती रिपोर्ट फिल्म देखी। मैं फिल्म के निर्माताओं की उनके प्रयास के लिए सराहना करता हूं। पीएम मोदी ने कार्यकर्ताओं से भी फिल्म देखने की अपील की है। मेरे ख्याल से पर्सनली अगर आप मुझसे पूछें तो मेरी लाइफ का सबसे हाईएस्ट पॉइंट है मेरे करियर में माननीय प्रधानमंत्री जी के साथ बैठ के फिल्म देखना। देखिए, मुझे बहुत खुशी हुई जब फिल्म साइन करी थी तो बिल्कुल ये एक्सपेक्ट नहीं किया था कि हमारे प्रधानमंत्री जी इस फिल्म को इतना सपोर्ट करेंगे। पहले उन्होंने थ्रू अ ट्वीट सपोर्ट किया और आज उन्होंने अपने इतने मुश्किल स्केड्यूल से टाइम निकाल के हमारी फिल्म देखी और उन्होंने हमें ये भी बताया कि ये पहली फिल्म है जो उन्होंने देखी है प्रधानमंत्री बनने के बाद। हमारे देश का जो इतिहास है और कैसे ये जो हमारी जो पहले की सरकार रह चुकी है, कांग्रेस की सरकार रह चुकी है, और किस तरह से जो है वो तथ्यों को छुपाया गया और एक दूसरे के साथ में मिलके किस तरह से जो लोगों की जान गई, उनकी जो है एक तरह से जिन चिताओं की आग पे जिसे कहते राजनीतिक रोटियां सेकी गई। इत्तेहाद ए मिल्लत काउंसिल के अध्यक्ष मौलाना तौकीर रजा ने विष्णु शंकर जैन को लेकर आपत्तिजनक बयान दिया। उन्होंने कहा कि विष्णु जैन जैसे कई लोग सरकार के पाले हुए हैं। आपको बता दें कि विष्णु शंकर जैन वाराणसी की ज्ञानवापी और संभल जामा मस्जिद केस में हिंदू पक्ष के वकील हैं। नहीं, मैं विष्णु जैन को जानता नहीं। विष्णु जैन अपने आप में कोई चीज नहीं है। विष्णु जैन गृह मंत्रालय के वहां से उन्हें फाइनेंस किया जा रहा है और इस काम पे लगाया गया है। और इस किस्म के कितने विष्णु जैन सरकार ने पाल के रखे हुए हैं। कई योगी पाले हुए हैं, धर्म के नाम पर जो नफरतें फैलाने का काम करते हैं। कई ऐसे गुंडे भी पाले हुए हैं जो जेल में रखे हुए हैं, लेकिन जब कहीं हादसा होता है और ये लोग खुद कत्ल करते हैं तो उन लोगों का नाम ले देते हैं जो जेल में बैठे गैंग चला रहे हैं। मुरादाबाद में मौलाना तौकीर रजा ने 10 दिसंबर से पहले संभल जाने का ऐलान किया है। उन्होंने कहा कि रोक के बावजूद वो हर हाल में संभल जाकर रहेंगे। इंशाल्लाह 10 से पहले जाऊंगा। मैं 10 से पहले ही जाऊंगा और मुझे ये रोक नहीं सकेंगे। जिस दिन मैं जाऊंगा उस दिन ये रोक नहीं पाएंगे। संभल में सियासी वार पलटवार लगातार जारी है। पर्यटन को लेकर वार पलटवार हो रहा है। कांग्रेस का डेलीगेशन संभल जाने पर अड़ा हुआ था, लेकिन उन्हें संभल जाने से रोक दिया गया। हालांकि अब कांग्रेस का ये कहना है कि उनका डेलीगेशन 10 दिसंबर के बाद संभल जाएगा। वहीं समाजवादी पार्टी ने मुरादाबाद में जेल में बंद संभल के हिंसा के आरोपियों से मुलाकात की। वहीं बीजेपी ने विपक्ष के सियासी पर्यटन पर तंज कसा है। संभल हिंसा को 9 दिन बीत चुके हैं, लेकिन संभल बवाल पर सियासत थमने का नाम नहीं ले रही है। यूपी कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अजय राय के नेतृत्व में कांग्रेस का डेलीगेशन संभल जाने की तैयारी में था, लेकिन पुलिस और प्रशासन की टीम ने उन्हें रोक दिया। प्रदेश अध्यक्ष अजय राय समेत 20 लोग इस प्रतिनिधिमंडल में शामिल थे। हालांकि अब कांग्रेस का कहना है कि उनका प्रतिनिधिमंडल 10 दिसंबर के बाद संभल जाएगा। निश्चित तौर से हम अत्याचार अन्याय के खिलाफ हम लोग सड़क पर उतर जाना चाहते थे, नहीं जाने सड़क पर बैठे हैं। गांधीवादी तरीके से हम विरोध कर रहे हैं और निश्चित तौर से अत्याचार अन्याय के खिलाफ हम जरूर जाएंगे। जब प्रतिबंध हटेगा तो कांग्रेस पार्टी जरूर जाएगी। संभल में 10 तारीख तक बाहरी लोगों के आने पर प्रतिबंध है। बावजूद इसके कांग्रेस नेता संभल जाने पर अड़े रहे।
संभल जाने से रोके जाने पर कांग्रेस नेताओं ने अपनी पार्टी के दफ्तर में ही प्रदर्शन शुरू कर दिया। अजय राय को पुलिस ने कांग्रेस दफ्तर में नजरबंद किया। अजय राय को पुलिस ने नोटिस भी थमाया। वहीं कांग्रेस विधायक ने इसे सरकार की अराजकता बताया। कल मुझे यहाँ पुलिस द्वारा निषेधाज्ञा की नोटिस भी सर्व की गई और रोका गया। क्या कोर्ट का कोई आदेश है कि वहाँ कोई नहीं जाएगा? अगर लोकल एडमिनिस्ट्रेशन ने अपनी नाकामियों को छुपाने के लिए 163 की नोटिस जारी करी है तो क्या ये उचित है? ये तो पूरी तरह से अराजकता है, गुंडागर्दी है सरकार की। मुरादाबाद में भी कांग्रेस नेता सचिन चौधरी को पुलिस ने हाउस अरेस्ट किया। कांग्रेस के संभल जाने वाले डेलीगेशन में सचिन चौधरी का नाम भी शामिल था। वहीं कांग्रेस के शहर अध्यक्ष ने उपद्रवियों को शहीद बताया। वहीं संभल सांसद जियाउर रहमान बर्क ने एक बार फिर हिंसा में मारे गए लोगों को 1 करोड़ रुपए का मुआवजा देने की मांग की। साथ ही साथ सरकार पर हमला भी बोला। जिन परिवार के सदस्यों की हत्या कर दी गई है और एक रिपोर्ट बना सकें कि जो उस घटना के अंदर किस प्रकार पुलिस और प्रशासन के लोग जिम्मेदार हैं, उसकी रिपोर्ट सौंपना चाहते थे। लेकिन हमें अफसोस है कि इस प्रकार से अपनी साजिश और नाकामी को छुपाने के लिए एक तानाशाही अपना आदेश जारी कर देते हैं, कभी 3 दिन का, कभी 7 दिन का। वहीं डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक का कहना है कि कांग्रेस वहां जाकर सियासी रोटियां सेकना चाह रही है, लेकिन किसी को भी कानून हाथ में नहीं लेने दिया जाएगा। निष्पक्ष जांच होगी, जो दोषी होगा उस पर कड़ी कार्रवाई होगी। कांग्रेस पार्टी राजनीतिक पर्यटन के लिए और ऊंट की फसल काटने के लिए वहां जाने पर विचार कर रही है। हम हर स्थिति में लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करेंगे, किसी को भी कानून तोड़ने की इजाजत नहीं है। बरेली में भी कांग्रेस के प्रतिनिधि मंडल को संभल जाने से रोक दिया गया, जिससे नाराज कांग्रेस नेता और कार्यकर्ता सड़क पर धरने पर बैठ गए। उनके तमाम निशानात हैं जिस्म के ऊपर, नील पड़े हुए हैं। 3 दिन तक कोतवाली में उनकी पिटाई की गई, उसके बाद उनको यहाँ भेज दिया गया। बहुत से ऐसे मरीज हैं, डायबिटीज़ के मरीज हैं, उनको भी ठीक से दवा नहीं मिली थी, लेकिन जेल अधीक्षक जी ने हमसे वायदा कराया कि शाम से सब लोगों को ठीक से दवा भी मिलेगी। आपका डेलीगेशन मिलकर आया, क्या आश्वासन दिया आपने? देखिए, हमने उनसे कहा कि समाजवादी पार्टी और हमारे नेता अखिलेश यादव जी हमेशा मजलूमों के साथ खड़े हैं और हर तरह की मदद करेंगे। हम लीगल मदद भी करेंगे और हम अच्छे से अच्छा वकील भी करेंगे। वहीं समाजवादी पार्टी का डेलीगेशन मुरादाबाद पहुंचा और जिला जेल में बंद संभल हिंसा के आरोपियों से मुलाकात की। संभल में हालात भले ही अब शांत हो गए हैं, पुलिस प्रशासन की टीम लगातार वहां मॉनिटरिंग कर रही है, लेकिन विपक्ष अब इसे राजनीतिक पर्यटन के तौर पर देख रहा है। न्यूज़ 18 के लिए ब्यूरो रिपोर्ट। लखनऊ में तेज रफ्तार ट्रक ने स्कूटी को टक्कर मार दी और स्कूटी पर सवार पति पत्नी को रौंद दिया। हादसे में पति पत्नी की मौत हो गई, जबकि 3 बच्चियां घायल हुई हैं। कौशाम्बी और हाथरस में भी सड़क हादसा हुआ। कौशाम्बी में अज्ञात वाहन ने बाइक सवार को टक्कर मार दी और हादसे में बाइक सवार की मौत हो गई। सैनी कोतवाली क्षेत्र के बस स्टॉप के पास की ये घटना है। वहीं हाथरस में बाइक सवार 3 युवक सड़क पर ट्रैक्टर ट्रॉली से टकरा गए, जबकि 2 युवकों की मौके पर मौत हो गई और 1 घायल हुआ है। कोतवाली इगलास क्षेत्र की ये घटना बताई गई। शाहजहांपुर में मारपीट के दौरान एक लड़के की गोली मारकर हत्या कर दी गई। घटना थाना सदर बाजार क्षेत्र के गदियाना मोहल्ले की है। 25 साल के आयुष गुप्ता OCF ग्राउंड पर पहुंचे थे। आयुष का ठेला लगाने को लेकर झगड़ा हुआ था। इस दौरान उसकी गोली मारकर हत्या कर दी गई। हमलावरों की संख्या 24-25 बताई जा रही है। मृतक के दोस्तों का कहना है कि आरोपियों ने उससे पहले भी धमकी दी थी। मामले की जांच के लिए पुलिस की कई टीमें गठित की गई हैं। ये यहाँ पे ठेला लगाने को लेकर कुछ विवाद हुआ है। अभी पोस्टमार्टम के लिए पंचायतनामा भरकर भेजा जा रहा है। मृतक का परिवारजन से और सूचना लेंगे। इस घटना में जो शामिल अपराधी या अपराधी जो भी जितने लोग बताएंगे परिवार द्वारा, उन सबको विरुद्ध
कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी। सिद्धार्थनगर में 2 पुलिस वालों ने 2 लोगों के साथ बुरी तरह से मारपीट की। दोनों को लात घूंसों से बुरी तरह से पीटा गया। मारपीट का वीडियो वायरल हो रहा है। वीडियो बांसी तहसील के गेट के पास का बताया जा रहा है। दोनों सिपाही सत्यावेदी सिंह और अदनान शेख बांसी कोतवाली में तैनात बताए जा रहे हैं। न्यूज़ 18 वायरल वीडियो की पुष्टि नहीं करता है। मामला जमीन के विवाद से जुड़ा बताया गया। बांसी तहसील में 2 पक्षों में मारपीट हुई थी। मौके पर पहुंची पुलिस ने भी आरोपियों ने पुलिस के सामने भी मारपीट की है। इसके अलावा पुलिस वालों को बल का इस्तेमाल भी यहां पर करना पड़ा। हाथरस में एक महिला को मरा हुआ बच्चा पैदा होने पर भी सरकारी अस्पताल में नर्स ने खर्च के पैसे ले लिए। मामला मुरसान CHC का बताया गया। पूजा को मरा हुआ बच्चा पैदा हुआ। परिवार दुखी था, लेकिन सरकारी अस्पताल की स्टाफ नर्सें खर्चे के नाम पर 950 रुपए लेने पर अड़ी रही। वहां पर मौजूद लोगों ने इसका विरोध करते हुए नर्स को काफी समझाया, मगर वो नहीं मानी। अपने खर्च के रुपए लेने के बाद ही उसने परिवार को जाने दिया। मामले की शिकायत के बाद स्वास्थ्य विभाग की टीम ने CHC पहुंचकर जांच की। पीड़िता के गांव अहरई में जाकर परिजनों से भी पूछताछ की गई। अधिकारियों ने कहा कि रिपोर्ट CMO को सौंपी जाएगी। CMO के निर्देश पर ही आगे की कार्रवाई की जाएगी। अखबार के अंदर एक शिकायत निकली थी, उसके संदर्भ में मुख्य चिकित्सा अधिकारी महोदय ने जांच करने के लिए हमें भेजा। परिवार के बयान हमने ले लिए। अब इनके ससुराल वालों के और जो हमारे वो स्टाफ है उनके बयान लेने हम जा रहे हैं। क्या परिवार ने बताया सर पैसे लेने की? अभी परिवार वाले अलग अलग लोगों को कुछ कुछ करके पैसे देने की बता रहे हैं बात, उसको हम अब जाके वेरीफाई करेंगे। हरदोई में PWD विभाग में तैनात जेई को विजिलेंस टीम ने रिश्वत लेते हुए रंगे हाथ गिरफ्तार कर लिया। ठेकेदार से 40 लाख रुपए का बिल पास करने के नाम पर 10 लाख रुपए की रिश्वत की डिमांड की गई। ठेकेदार महेंद्र कुमार त्रिपाठी ने विजिलेंस में शिकायत की थी कि जेई का कहना है कि बिल बढ़ाकर बनाया गया है, लेकिन उसके हिस्से के 10 लाख रुपए देने होंगे। जेई सतेंद्र यादव को रिश्वत की पहली किश्त देने के लिए लखनऊ बुलाया गया, जहां पर 1 लाख की रिश्वत लेते हुए पकड़ा गया। लखनऊ सेक्टर में केस दर्ज कर कार्रवाई की जा रही है। आगरा में पुलिस ने साइबर फ्रॉड गैंग का पर्दाफाश किया है। पुलिस ने गैंग के 5 सदस्यों को गिरफ्तार कर लिया है। आरोपियों के बैंक खाते पुलिस ने फ्रीज कर दिए हैं। आरोपियों से लैपटॉप और कई बैंकों के दस्तावेज बरामद हुए। इस गैंग का नेटवर्क विदेश तक फैला हुआ है। इनको विदेश में बैठे साइबर ठगों ने ट्रेनिंग दी थी। अक्टूबर 2024 में साइबर सेल पुलिस को ठगी की शिकायत मिली थी। शेयर मार्केट में इन्वेस्टमेंट के नाम पर 18 लाख की ठगी का आरोप था। जांच पड़ताल में इस गैंग का खुलासा हुआ है। कुल 5 लोगों की गिरफ्तारी टीम ने की है और ये जो 5 लोग हैं इनके पास से लगभग 85 बैंक अकाउंट्स की डिटेल मिली है। इन बैंक अकाउंट की डिटेल को जब नेशनल साइबर क्राइम रिपोर्टिंग पोर्टल पे रन कराया गया तो बहुत ही आश्चर्यजनक रूप से इन 80-85 बैंक खातों में लगभग 239 अलग अलग फ्रॉड्स की घटना जो कारित हुई है, उनका पैसा इन खातों में आया है। और वक्त एक छोटे से ब्रेक का, फौरन लौटते हैं।